एक क्वेश्चन और लिख लो। लिखो ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ कैपिटल L एंड मास कैपिटल M is lying on a smooth table and 1/3 of its length is hanging vertically down over the edge of the table full stop। आगे लिखो if g is the acceleration due to gravity the work required to pull the hanging part onto the table is option first mgl, option second mgl by 3, option third mgl by 9 और फोर्थ ऑप्शन है mgl by 18। ठीक है, लगाइए। क्वेश्चन समझ आ गया? कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ज़ोरू इंडिया फिजिक्स ऐप को और करें अपने नीट जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। देखो, ये एक लटका हुआ पार्ट है और इसकी लंबाई 1/3 का मतलब L/3 हो गई। यस सर। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल सेंटर पर होगा, यहाँ पर। ठीक है, यस सर। तो हम इस रॉड को ऊपर नहीं ले जा रहे हैं, हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास को यहाँ पर ले जा रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास का वेट कितना हो जाएगा? m/3 इंटू जी। यस सर। वर्क डन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच के एंगल का कास। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा? m/3 इंटू जी। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? L/6। एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि वेट लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर। ठीक है, माइनस mgl/18 जूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखो, यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि उसकी यूनिट लंबाई का मास हर जगह पर सेम है। तो अगर स्ट्रिंग यूनिफॉर्म है तो यहाँ पर हम लोग सेंटर ऑफ मास वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रिंग यूनिफॉर्म ना होती, इसका मास किसी फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर वेरी कर रहा होता, तो हम यहाँ पर सेंटर ऑफ मास वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते थे। तो हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग इसी क्वेश्चन को इंटीग्रेशन मेथड से करके दिखाते हैं, और उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रिंग को ऊपर चढ़ाने में कितना बर्डन करना पड़ेगा उसको भी हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, इसको हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन मेथड से, जो कि प्रॉपर मेथड है। चाहे स्ट्रिंग यूनिफॉर्म हो और चाहे स्ट्रिंग नॉन यूनिफॉर्म हो, हर केस में अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर हमने फिर से एक फिगर बना लिया है और ये स्ट्रिंग हो गई।
मास पर यूनिट लेंथ पर यूनिट लेंथ हो जाएगा यम अपान यल के बराबर इस वाले केस में। अब हमें इसको ऊपर की तरफ चढ़ाना है, तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया dx थिकनेस का, और यहाँ से इसकी लंबाई x के बराबर हमने मान ली है। तो मास ऑफ एलिमेंट ये कितना हो जाएगा, चलो dm मास कंसिडर कर लेते हैं, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई dx, ये हो गया मास। अब हम क्या करेंगे, इस छोटे से एलिमेंट को ऊपर तक चढ़ाने में कितना बर्डन हुआ है उसको निकालेंगे और फिर होल लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर मान कर चल रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग है वो छोटे छोटे से एलिमेंट्स में मिलकर के बनी हुई है, और हर एलिमेंट को ऊपर चढ़ाने में कितना बर्डन करना पड़ रहा है उसी को हम लोग ऐड कर देंगे। और इंटीग्रेशन का अर्थ यही होता है कि हम इन सबको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस छोटे से एलिमेंट को x हाइट तक लेकर के जाएंगे और होल लेंथ को इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए, वर्क डन इन मूविंग द एलिमेंट्री मास टू ए हाइट x, dw पर डन होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, यम अपान यल इंटू डी एक्स, ये तो हो गया मास इंटू जी, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, नीचे की तरफ लगेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट x के बराबर, और x जो है वो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होगा, वेट लग रहा है नीचे की तरफ, इसलिए एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू यम अपान यल इंटू जी कास 180 माइनस यक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हम होल लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, dw का इंटीग्रेशन w माइनस यम अपान यल इंटू जी यक्स डी एक्स, और लिमिट क्या होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यहाँ पर है x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर है x इज इक्वल टू l/3, तो लिमिट हो जाएगी 0 टू l/3 डेट इज इक्वल टू माइनस यम अपान यल इंटू जी, और यहाँ पर हो जाएगा x²/2 लिमिट 0 टू l/3। पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट, दो को चाहे तो बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा l² माइनस 0, तो ये हो जाएगा यल से यल कैंसिल आउट, माइनस यम जी यल अपान 18, ये हम लोगों का बर्डन आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम देखें एक और एग्जाम्पल मान लेते हैं, हमारे पास एक स्ट्रिंग है और वो इस टेबल के कॉर्नर पर इस तरीके से है, और ये स्ट्रिंग यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि इसका मास टॉप टू बॉटम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मान लेते हैं इसकी लेंथ यल के बराबर है, लेट लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब हो गया मास पर यूनिट लेंथ, यूनिट लंबाई का मास, वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट एक्स। यहाँ पर जो लेमडा नॉट है वो तो कांस्टेंट है, और एक्स जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम टॉप, डिस्टेंस को हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, ये हमारा रेफरेंस लेवल हो गया। अब इस स्ट्रिंग को हमें इस टेबल के ऊपर चढ़ाना है इस तरीके से। अब चूंकि इसका मास यूनिफॉर्म नहीं है
इसलिए सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो इसके बीचों बीच में ना होकर के नीचे की तरफ होगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 मीटर की बात करें तो यूनिट लंबाई का मास वहाँ पर होगा लेमडा नॉट के बराबर। x इज इक्वल टू 2 की बात करें तो 2 लेमडा नॉट, x इज इक्वल टू 3 की बात करें तो हो जाएगा 3 लेमडा नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मास टॉप टू बॉटम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बीचों बीच पर होगी नहीं, इसलिए हमारे पास केवल एक ही तरीका बचता है कि हम इसको इंटीग्रेशन मेथड से करें। तो कंसीडर कर लेते हैं एक छोटा सा एलिमेंट एट ए डिस्टेंस x एंड थिकनेस dx। अब इस एलिमेंट को ऊपर तक चढ़ाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। इसी तरीके से और भी एलिमेंट्स होंगे, उन सभी एलिमेंट्स को ऊपर तक पहुंचाने में जितना बर्डन होगा उन सबका समेसन टोटल बर्डन के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को ऊपर की तरफ चढ़ाने में जितना बर्डन होगा उसको निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मास ऑफ एलिमेंट dm इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एक्स। यूनिट लंबाई का मास लेमडा है, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ द एलिमेंट मिल जाएगा। लेमडा की वैल्यू पुट कर दो, लेमडा नॉट एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया मास। अब इस एलिमेंट का जो वेट होगा वो लगेगा नीचे की तरफ, कितना, dm इंटू जी के बराबर, और इस एलिमेंट को ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है x डिस्टेंस। तो वेट है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो एंगल कितना होगा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 180 डिग्री। तो देखिए वर्क डन इन पुलिंग द एलिमेंट टू डिस्टेंस x dw इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लेमडा नॉट x इंटू डी एक्स, ये हो गया मास इंटू जी, ये हो गया टोटल फोर्स। डिस्प्लेसमेंट होगा x के बराबर और दोनों के बीच में एंगल होगा 180 के बराबर, तो cos 180। तो dw डेट विल बी इक्वल टू cos 180 माइनस 1 माइनस लेमडा नॉट जी एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारा एक रिलेशन आया। अब टोटल बर्डन फाइंड करना है। टोटल वर्क डन इन पुलिंग द स्ट्रिंग ऑन टू द टेबल। पूरी स्ट्रिंग को खींचने में कितना बर्डन होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। dw का इंटीग्रेशन w के बराबर माइनस लेमडा नॉट जी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से लेकर के यल तक, ये हो जाएगा माइनस लेमडा नॉट जी, और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 टू यल डेट इज इक्वल टू माइनस लेमडा नॉट जी, 3 को चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा यल क्यूब माइनस 0, तो ये हो जाएगा माइनस 1/3 लेमडा नॉट जी यल क्यूब। ये स्ट्रिंग को पुल करने में टोटल बर्डन होगा। तो जो इंटीग्रेशन मेथड है उसको हम यूनिफॉर्म स्ट्रिंग और नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास वाला मेथड है उसको हम केवल तभी अप्लाई कर सकते हैं जब स्ट्रिंग यूनिफॉर्म हो। एक क्वेश्चन और देखो, लिखो ए रॉड ऑफ लेंथ यल मीटर एंड मास m kg is fixed at one end is initially hanging vertical. The other end is now raised until it makes an angle 60 degree with the vertical.
with the vertical. Find the work done. Find the work done. देखो ये एक रॉड है, जो मोटी वाली दिख रही है ये रॉड है। हाँ सर। इसको ओ नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया। इसका मास जो है वो एम। यम है और इसकी जो लेंथ है वो यल है। शुरू में t इक्वल टू 0 पर इसकी पोजीशन ये है, ये पतली वाली लाइन दिख रही है। यस सर। फिर इसको हमने उठा करके इस पोजीशन पर ले गए, ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, इस तरीके से करने में बर्डन कितना किया गया होगा ये पूछा गया है। देखो इसका सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन पर होगा। यस सर। ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर पहुंच गया। अब देखो इसमें दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, एक डिस्प्लेसमेंट ये और एक डिस्प्लेसमेंट ये, ठीक है। वेट एम जी नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। वेट एम जी नीचे की तरफ लग रहा है। अब देखो इस वाले डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई बर्डन नहीं होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यस सर। केवल इस वाले डिस्प्लेसमेंट के लिए बर्डन होगा। इसको हमने एच मान लिया, तो बर्डन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच के एंगल का कास, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एम जी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा एच के बराबर। कास की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री, क्योंकि वेट लग रहा है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ, ठीक है। माइनस एम जी और एच। अब हमें एच की वैल्यू चाहिए। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है L/2 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी L/2 cos 60। तो एच बराबर किसके हो जाएगा L/2 माइनस L/2 cos 60, ठीक है। 1 माइनस cos 60 होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा L/4 हो जाएगा। माइनस एम जी और एच की वैल्यू L/4, तो कितना आएगा माइनस एम जी L/4, इतना आंसर आएगा। अच्छा अब देखो अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वहां पर फोर्स कांस्टेंट था अब हम वेरिएबल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो हेडिंग डाल दो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का मतलब ये हो गया फोर्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स। जैसे कि एफ इज इक्वल टू हम एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, 2x+3 ले सकते हैं। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। अच्छा अब देखो जैसे मान लें यहाँ पर हमने ये ले लिया है x एक्सिस और यहाँ पर ये ले लिया है हमने फोर्स और ये x एक्सिस, ठीक है। और कर्व मान लेते हैं कुछ इस तरीके से है। हमने एक छोटा सा एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट लिया, जहाँ कहीं पर भी कोई भी चीज़ वेरिएबल हो तो वहाँ पर एलिमेंट्री एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं और उसके लिए जो भी फिजिकल क्वांटिटी निकालनी होती है उसको निकालते हैं, फिर होल प्रोसेस के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने dx डिस्प्लेसमेंट के लिए बर्डन निकालेंगे और उसके बाद होल डिस्टेंस के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। इसके करस्पॉन्डिंग फोर्स की वैल्यू हमने मान ली F के बराबर। तो देखो वर्क डन इन displacing the body to a distance dx, dw is equal to f इंटू dx के बराबर होगा। अब यहाँ देखो फिगर से देखो लेंथ जो है वो f के बराबर है और थिकनेस जो है वो dx के बराबर है, तो f इंटू dx क्या हो गया एरिया ऑफ द एलिमेंट हो गया। यस सर। एरिया ऑफ एलिमेंट। अब जैसे मान लो हमने इसको x1 से लेकर के
x2 डिस्प्लेसमेंट तक इंटीग्रेट करते हैं। वर्क डन निकालना है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू, इसका इंटीग्रेशन करने पर ये हो जाएगा एफ इंटू डी एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, x1 से लेकर के x2 तक। अब अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दें तो हमको इसका पूरा एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व में एरिया अंडर द कर्व निकाल दें तो वो एरिया क्या बताएगा, वर्क डन को। वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पर यस देखो सर। 10 इन फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व एरिया अंडर द कर्व bounded by displacement axis gives work done। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व अगर दे रखा है तो या तो इंटीग्रेशन से निकालेंगे या एरिया अंडर द कर्व से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो। देखो ए फोर्स F इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, ए फोर्स F इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स acts on a particle in x direction, full stop। आगे लिखो F is in Newton and x is in meter, find the work done in displacing the body from x1 is equal to 1 meter to x2 is equal to 3 meter। x1 is equal to 1 meter to x2 is equal to 3 meter।
नहीं पा रहा? देखो, बर्डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, ठीक है, x1 टू x2, लिमिट यहाँ पर हो जाएगी 1 टू 3, ठीक है। एफ की जगह पर 2 प्लस एक्स यस इंटू सर। डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करो, 2x प्लस एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 2। 1 टू 3, लिमिट पुट कर दो 2, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस ये हो जाएगा 9, 9 माइनस 1 8, 8 8/2 4। 8 जूल आएगा। अब देखो इस फिगर को, जो हमारे पास फोर्स की इक्वेशन थी वो थी 2 प्लस एक्स के बराबर, ठीक है। अब देखो इसमें एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करो तो एफ इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये देखो कोऑर्डिनेट पॉइंटर देखो मेरा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 1 पर देखो 3, एक्स इज इक्वल टू 2 पर 4, एक्स इज इक्वल टू 3 पर 5, ठीक है। अगर हम इसका एरिया निकाल दें तो भी हमको बर्डन मिल जाना चाहिए। तो देखो W इज इक्वल टू, ये ट्रेपीजियम है, इसका एरिया कितना होता है? ट्रेपेजियम का एरिया सर 1/2 a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x। हाँ हाइट, सर, पैरेलल हाइट साइड्स का सम। पहले साइड का सम, यहाँ से देखिए यहाँ तक 3 प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक 5, 3 माइनस 1 2, ठीक है। देखो 8 जूल आया। तो एरिया अंडर द कर्व अगर हम निकाल देंगे तो भी हमको बर्डन मिल जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? हाँ सर, आ गई। लेकिन हर कर्व का इस एरिया तरीके से हाँ इस तरीके से एरिया निकालना पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो पैराबोला है, y इक्वल टू यस। एक्स स्क्वायर, ये इस तरीके से बनेगा। अब इसका कर्व कैसे निकालोगे, इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हर कर्व का इस तरीके से एरिया निकालना पॉसिबल नहीं है, वहां पर इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। फिगर बना लो। इस एक्सिस पर हमने लिया है x और इस एक्सिस पर लिया है हमने फोर्स इन न्यूटन। ये है 16 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर x इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 4। और ये जो कर्व है ये सर्किल का कर्व है। तो फाइंड द, लिख लो, फाइंड द बर्डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to 4 मीटर। ठीक है, लगाओ। ऐसा हम क्वेश्चन तुमको एक बार और लगवा चुके हैं। सर 6.2 जूल्स। कैसे निकाला? सर उसकी एरिया निकाला। 6.2 जूल यस एरिया सर। निकाला। कैसे एरिया निकाला? सर सर्कल, मतलब आपने बताया कि सर्कल का ग्राफ है। हाँ हाँ, तो तो फिर ये सेमी सर्कल लग रहा था। अच्छा सर, इसमें वो एलिप्स वाला लगाना था क्या, जो आपने फॉर्मूला बताया था? हाँ, अरे भाई ये सर्किल तुमको दिख रहा है थोड़ी ना। अगर हम इसके स्केल को बढ़ा दें, 4 को अगर हम यहाँ पर ले जाएं तो यही कर्व जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। और अगर 16 को यहाँ पर कर दें तो यही कर्व जो है वैसे हो जाएगा। तो कहाँ सर्किल बना? ये तो स्केल के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना कि हम स्केल कैसे कंसीडर कर रहे हैं। तो ये सर एक्चुअल में मैं सर्किल ना होकर के क्या है? एलिप्स। हाँ, तुमको बताया था जैसे मैं कॉन्स हाँ बताया था कॉन्सेप्ट, उसको फॉलो करो। एलिप्स का जो एरिया रहता है वो किसके बराबर होता है?
पाई ए वी होता है एरिया। यस सर। ए जो है वो सेमी मेजर एक्सिस, बी सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 पाई। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 से लेकर 4 तक, यानी कि 2 और 16 यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आंसर क्या आएगा, 16 पाई जूल। इतना बर्डन होगा। कोई कंफ्यूजन? नो सर। आगे बढ़े। हाँ सर। चलो अगला हेडिंग डाल दो इसी में, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ओब्लिक compressing द स्प्रिंग को खींचने में या कंप्रेस करने में कितना बर्डन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक ये स्प्रिंग कंसिडर कर लिया है, ठीक है। यस सर। और इस स्प्रिंग को यक्स डिस्टेंस तक खींचा जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यक्स डिस्टेंस तक खींचा जाता है, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे स्प्रिंग को हम खींचेंगे लगने वाला फोर्स बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि छोटे से एलिमेंट के लिए हमको बर्डन निकालना पड़ेगा और उसके बाद इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एक हम इंटरमीडिएट स्टेट ले लेते हैं। जब स्प्रिंग यहाँ पर है, इसको हमने ले लिया एक्स डैश, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमने ले लिया डी एक्स डैश। तो स्प्रिंग पर जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा के एक्स डैश के बराबर। तो देखो, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग टू ए डिस्टेंस डी एक्स डैश डिस्टेंस को स्टिचिंग करने में कितना बर्डन करना पड़ेगा, फिर 0 से लेके x तक इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के एक्स डैश, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एक्स डैश, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, माइनस के एक्स डैश डी एक्स डैश। तो वर्क डन इन स्टिचिंग द स्प्रिंग टू ए डिस्टेंस x, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के एक्स डैश डी एक्स डैश, लिमिट 0 टू x, ठीक है। माइनस के, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स डैश का स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू x। तो ये हो जाएगा माइनस के बाई 2, लिमिट पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 0। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो स्प्रिंग को खींचने में या कंप्रेस करने में इतना ही बर्डन होगा, सेम होगा, ठीक है। चाहे स्टिचिंग करें चाहे कंप्रेसिंग करें, बर्डन इतना ही आएगा, ठीक है। नोट कर लो। अब देखो यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स था वो था एफ इज इक्वल टू के एक्स डैश। अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, स्प्रिंग की स्ट्रेचिंग इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर स्प्रिंग यस। को कंप्रेस कर देंगे तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका मतलब यक्स और एफ एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पर माइनस साइन लगा दें। तो अगर हम इनका कर्व ड्रा करें, एफ और यक्स का, इस एक्सिस पर हमने लिया है यक्स, यक्स डैश बल्कि, और इस एक्सिस पर लिया है फोर्स। तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी कि स्लोप नेगेटिव होगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है बाय इंटरसेप्ट 0। इस तरीके से कर्व आएगा। और ये जो स्ट्रीम पोजीशन है ये हमने मान ली है यक्स।
ये है यक्स डैश इज इक्वल टू यक्स, और यहाँ पर यक्स डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये 0, और ये फोर्स है ये फिजिकल टू माइनस के एक्स डैश। अच्छा, यहाँ पर एक्स डैश इज इक्वल टू 0, तो ये वाला जो पोर्शन है ये स्ट्रेचिंग को शो कर रहा है, और ये वाला जो पोर्शन है कंप्रेशन को शो कर रहा है। तो अगर हम इसका एरिया निकाल दें तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग मिल जाएगा। तो देखो इसका एरिया 1/2 ट्रायंगल है, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है एक्स के बराबर, और देखो हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये फिजिकल टू माइनस के एक्स डैश है। तो एक्स डैश की जगह पर यह पुट करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस के एक्स के बराबर होगी। हाँ सर। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं माइनस के एक्स यहाँ पर, तो ये देखो माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये बर्डन आ गया। अब यहाँ पर देखो कंप्रेसिंग में फोर्स की वैल्यू इस पोजीशन पर यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर हम पुट करेंगे माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के एक्स। अब इसका एरिया निकालो, वर्क डन, एरिया जो है वो बताएगा वर्क डन को, दैट इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स इंटू के एक्स। तो देखो माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर, तो चाहे कंप्रेशन हो और चाहे एक्सपेंशन हो, दोनों ही कंडीशन में बर्डन आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन लिख लो, लिखो अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स ए 2 kg body moves such that its position x as a function of time t, its position x as a function of time t is given by x is equal to t square by 3, x is equal to t square by 3, comma, where x is in meter and t in second, full stop. The work done by the force in first 2 seconds is, option first 1600 joule, second 160 joule, option third 16 joule, चौथा ऑप्शन है 16.9 जूल है। लगाओ, देखो मास दे रखा है 2 kg और x इज इक्वल टू दे रखा है टी स्क्वायर बाई 3, टी इज इक्वल टू दे रखा है 2 सेकेंड। इसमें हमको बर्डन फाइंड करना है, फार्मूला ले जे करके की है एफ इंटू डी एक्स। तो अब देखो यहाँ पर टाइम दे रखा है, यानी कि लिमिट जो हमारी बनेगी 0 to 2 सेकेंड बनेगी, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो पहली बात तो हमें डिस्प्लेसमेंट को खत्म करके टाइम में लेके आना पड़ेगा, तभी तो हम टाइम की लिमिट पुट कर पाएंगे। तो हम ds को t में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्स को लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब हो गया dv अपॉन dt इंटू dx। इसको अगर हम डबल डिफ्रेंशिएट कर दें तो dv अपॉन dt मिल जाएगा, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 3, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2t बाई 3, और dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 इंटू टी इंटू डी टी, और dx अपॉन dt किसके बराबर है b के बराबर, डेट इज इक्वल टू 2/3 इंटू टी, dv अपॉन dt डेट इज इक्वल टू कितना आएगा 2/3 के बराबर। ठीक है, यम की वैल्यू 2, dv अपॉन dt 2/3, dx अपॉन dt 2/3 इंटू टी इंटू डी टी, तो ये कितना हो जाएगा 8
बाई 9 t dt, लिमिट 0 to 2। तो ये हो जाएगा 8 बाई 9, ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to 2। ये हो जाएगा 4 बाई 9, और यहाँ पर 4 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा 16 बाई 9 जूल। नोट कर लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जोरू इंडिया फिजिक्स ऐप को और करें अपने नीट जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।